प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे तथा हमारी आने वाली वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी सामाजिक विज्ञान की भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की पुस्तक हमारा पर्यावरण में संकलित अध्याय 6, जिसका शीर्षक है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, क्या आप प्राकृतिक वनस्पति के बारे में कुछ जानते हैं? यदि नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति वह वनस्पति होती है जो बिना मानव हस्तक्षेप के अपने आप अपने प्राकृतिक वातावरण में उगती है। तो बच्चों, यदि आप अपने आसपास उगे हुए पेड़ पौधों, घास या झाड़ियों पर नज़र दौड़ाओ तो आप यह पाएंगे कि शहरों में ये वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे एक क्रमबद्ध श्रृंखला से सुव्यवस्थित ढंग से लगे होते हैं, और जो बच्चे गाँव में रहते हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में, दूर दराज पठारी क्षेत्रों में रहते हैं, वो अपने आसपास उगी हुई वनस्पति में असमानता व अव्यवस्थित ढंग से उगा होना और उनके आकृति और प्रकृति में बहुत अंतर महसूस करेंगे। बच्चों, आखिर ऐसा क्यों है? जो बच्चे शहर में अपने आसपास वनस्पति को देख रहे हैं, बच्चों, ये वनस्पति मानव ने यानी कि हमने खुद उगाई है, इसीलिए आप इसे इतना व्यवस्थित पाते हैं। परंतु जो वनस्पति आप जंगल में या पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में देख रहे हैं, वह वनस्पति अपने आप से उगती है, उसमें कोई भी मानव का योगदान नहीं है। तो जो वनस्पति बिना मानव योगदान के उगती है बच्चों, वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। जो वनस्पति मानव द्वारा उगाई जाती है उसे हम कृत्रिम वनस्पति कहते हैं। बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन में बहुत गहरा संबंध है। आज के हमारे इस अध्याय का विषय भी यही है। आज हम अपने इस अध्याय में इन सब बातों का जिक्र करेंगे। बच्चों, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया कि प्राकृतिक वनस्पति के उगने में मानव का कोई भी सहयोग नहीं है। यह वनस्पति अपने प्राकृतिक वातावरण में अपने आप उसके अपने प्राकृतिक तत्वों के आधार पर उगती है तथा प्राकृतिक वातावरण में आप यह जानते हो कि तापमान, वर्षा, मिट्टी व धरातल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर तापमान एक समान नहीं है, वर्षा का वितरण भी एक समान नहीं है और ना ही हमारा धरातल एक जैसा है, मिट्टी में भी बहुत असमानता है, तो स्वाभाविक तौर पर हम यह देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति में भी समानता नहीं है। तापमान के वितरण और वर्षा के वितरण के आधार पर इसमें भी बदलाव आते हैं। तो बच्चों, आइए हम अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर इसे और गहनता से जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जलवायु में मुख्य रूप से 2 तरह से परिवर्तन में अंतर आता है। पहला, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आप तापमान में अंतर पाएंगे, और इसी प्रकार से यदि आप भूमध्य रेखा से यानी समुद्र तल से ऊपर चलो, यानी कि अगर आप किसी पहाड़ पर जाओ तो तब भी आप उसी प्रकार से तापमान में अंतर महसूस करोगे। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते वक्त भी तापमान में गिरावट महसूस की जाती है। इसी प्रकार से वर्षा का वितरण भी अलग अलग है। तो हम यह देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति का सीधा संबंध
वर्षा और तापमान से है। तो बच्चों, हमें भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर प्राकृतिक वनस्पति में जो अंतर देखने को मिलता है, वही अंतर हमें समुद्र तल से यदि हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊर्ध्वाधर जाते हैं, तो वही अंतर हमें प्राकृतिक वनस्पति में भी देखने को मिलता है। भारत के हिमालय पर्वत पर यदि आप देखो तो आपको उसी प्रकार का अंतर मिलेगा जैसा आपको भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने में देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है तथा वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। बच्चों, इसलिए इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन कई तरह का होता है, परंतु आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को हम इन 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। नंबर 1, वन। बच्चों, वन किसे कहते हैं? जब बहुत सारे वृक्ष उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में एक साथ अपने आप उगते हैं, उन्हें वन कहते हैं। नंबर 2, घास। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटी छोटी वनस्पति उगती है तो उसे हम घास के मैदान कहते हैं या घास कहते हैं। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने वन के समय अधिकतम वर्षा शब्द का प्रयोग किया और यहाँ मध्यम वर्षा, यानी कि बड़े पेड़ पौधे उगने में अधिकतम वर्षा का योगदान है। जहाँ वर्षा थोड़ी कम होगी, मध्यम होगी, तो वहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं। तीसरा, कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। बच्चों, चलिए अब हम इन तीनों प्रकार की वनस्पति का गहनता के साथ अध्ययन करते हैं। पहले नंबर पर वन। बच्चों, वनों की जानकारी को अच्छी प्रकार से समझने के लिए हम इन्हें वर्गीकृत करके इनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं कि पृथ्वी पर जलवायु में परिवर्तन है तो वन भी एक प्रकार के नहीं हो सकते। वनों को हम वर्षा, अक्षांश और स्थलाकृति के आधार पर निम्न वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर 1, सदाबहार वन। नंबर 2, पर्णपाती वन। नंबर 3, भूमध्य सागरीय वन। और नंबर 4, शंकुधारी वन। बच्चों, पहले और दूसरे वर्ग में सदाबहार वन और पर्णपाती वनों की स्थिति पृथ्वी पर 2 कटिबंधों में देखने को मिलती है। ये कटिबंध हैं उष्ण व शीतोष्ण। दोनों कटिबंधों में पाए जाने के कारण इनको हम आगे फिर अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांट लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन व शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इस प्रकार हमारे पास अब अध्ययन के लिए वनों के 6 वर्गीकरण हो गए हैं। आप इनको इस आरेख के माध्यम से भी समझ सकते हैं। चलिए इनका एक एक करके अब हम अध्ययन करते हैं तथा साथ साथ में हम इनमें पाए जाने वाले वन्य जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला वर्गीकरण है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के पास पाए जाते हैं। मानचित्र में आप इन्हें यहाँ देख सकते हैं
कि जहाँ ये वन पाए जाते हैं ये क्षेत्र बहुत गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है और इसी अत्यधिक वर्षा के कारण हम इन्हें वर्षा वन भी कहते हैं। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसीलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, हमेशा के लिए हरी भरी रहती हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। नंबर 2, शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। प्रस्तुत मानचित्र में आप इन्हें देख सकते हैं कि ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर दिखाई देते हैं। बच्चों, ऐसा हवाओं की दिशाओं, चलने की दिशाओं के कारण होता है, क्योंकि महाद्वीपों के इन पूर्वी किनारों पर जो हवाएं हैं वो समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं और यहाँ पर खूब वर्षा होती है, जिस कारण यहाँ पर ये वन उगते हैं। नंबर 3, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मॉनसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। यह मानचित्र देखिए तथा इन्हें पृथ्वी पर तापमान, वर्षा के वितरण से जोड़कर देखने का प्रयत्न करें, तब आप जान पाओगे कि इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम हैं। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर शेर, बाघ, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि हैं। बच्चों, यहाँ आप भारत के मानचित्र पर इस वनस्पति के वितरण को देख सकते हैं तथा इसके यहाँ पाए जाने के कारणों को भारत में वर्षा व मौसम में आए बदलाव को ध्यान में रखते हुए अच्छे से समझ सकते हैं। नंबर 4, शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, एश, बीच आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। नंबर 5, भूमध्य सागरीय वनस्पति। बच्चों, आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे थोड़े भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, इसीलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों
जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। बच्चों, वैसे हमारे यहाँ भारत में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, परंतु भूमध्य सागरीय प्रदेशों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश, जिन्हें हम सिट्रस फ्रूट कहते हैं, के फल पैदा किए जाते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, यहाँ वन्य जीवन कम है। बच्चों, क्या आप जानते हो भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं और भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। आइए अब हम अगले प्रकार शंकुधारी वन को पढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। बच्चों, टैगा रूसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शुद्ध या अनछुआ, यानी कि अभी तक यहाँ मानव का हस्तक्षेप न के बराबर है, इसीलिए इन्हें टैगा भी कहा जाता है। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को आपने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा होगा। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। लुगदी जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। बच्चों, इसके बाद हम प्राकृतिक वनस्पति के दूसरे प्रकार यानी घास और घास स्थल का अध्ययन करेंगे। बच्चों, वनों की ही तरह घास की आकृति व प्रकृति पूरी तरह से जलवायु के कारकों पर निर्भर करती है तथा उसी प्रकार से पृथ्वी पर घास भी एक जैसी नहीं दिखाई देती। कहीं बहुत छोटी घास नजर आएगी, कहीं बहुत बड़ी घास नजर आएगी। अलग अलग कटिबंधों में अलग अलग जलवायु के अनुसार इसमें विभिन्नता पाई जाती है, जिसे हम अपने अध्ययन की दृष्टि से इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। नंबर 2, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। नंबर 3, कंटीली झाड़ियाँ। नंबर 4, टुंड्रा। तो चलिए हम इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं और इनमें पाए जाने वाले वन्य जीवन का भी साथ साथ अध्ययन करते हैं। पहला घास स्थल है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये घास स्थल भूमध्य रेखा के दोनों तरफ पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैले हुए हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है, क्योंकि इसे वर्षा भरपूर मात्रा में मिलती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का एक उदाहरण है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। नंबर 2, अब हम
शीतोष्ण घास स्थल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। शीतोष्ण घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप आदि जानवर पाए जाते हैं। बच्चों, कुछ मुख्य शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों के नाम इस प्रकार हैं। अर्जेंटीना में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल को पैम्पास कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल को प्रेयरी कहा जाता है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल का नाम डान है। चलिए अब हम कंटीली झाड़ियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। कंटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। बच्चों, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि हमने महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर सदाबहार वनों को देखा था, क्योंकि वहाँ पर वर्षा अधिक होने के कारण वो वन पाए गए थे। तो उसके विपरीत महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर हवाएं भूमि से समुद्र की तरफ चलती हैं, जिस कारण वहाँ वर्षा नहीं होती और ये क्षेत्र वर्षा विहीन क्षेत्र हैं। यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ या रेगिस्तानी वनस्पति ही उगती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? तो बच्चों, भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम है थार। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। बच्चों, इस क्षेत्र को हम टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं और यहाँ टुंड्रा प्रकार की वनस्पति उगती है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। यहाँ चित्र में आप इन सब को देख सकते हो। बच्चों, क्या आप जानते हो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं, क्योंकि जैसे हमारे फेफड़े हमें सांस लेने में मदद करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बच्चों, इसी प्रकार से वृक्ष पृथ्वी के फेफड़े ही हैं। इसी प्रकार से वृक्ष पृथ्वी के लिए सांस लेने का कार्य करते हैं और ब्राज़ील के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं वो इतने सघन हैं, ऐसा लगता है जैसे वो पृथ्वी के फेफड़े हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर के हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और यहीं पर अमेजन नदी में एनाकोंडा, जो विश्व का सबसे बड़ा सांप है, वही उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मारकर और खा सकता है। बच्चों, अब हम अपने अध्याय से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, आपको मुझे इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पहला प्रश्न है,
भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उन राज्यों के नाम बताएं। भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन उत्तरी पूर्वी भारत में हिमालय के उन पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं जो असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य में आते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के हिमालय के शिवालिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बहुत खूब उत्तर दिया बच्चों आपने। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर दिया बच्चों आपने। अगला प्रश्न है, वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है? वनस्पतियों का विकास तापमान और वर्षा पर निर्भर करता है। बहुत खूब। अगला प्रश्न है बच्चों, प्राकृतिक वनस्पतियों की 3 मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी हैं? प्राकृतिक वनस्पति की 3 मुख्य श्रेणियां हैं: वन, घासस्थल, कांटेदार झाड़ियां। बहुत खूब। अगला प्रश्न है बच्चों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताएं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 2 वृक्ष हैं, एबोनी, महोगनी। बिल्कुल ठीक उत्तर दिया बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मुख्यतः भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, नींबू वंश सिट्रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय जलवायु में नींबू वंश के फल उगाए जाते हैं। बहुत खूब उत्तर दिया बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, शंकुधारी वन के कोई 2 उपयोग बताएं। शंकुधारी वनों के प्रमुख 2 उपयोग इस प्रकार हैं। इन्हें लुगदी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज़ बनाने के काम आती है। इन्हें माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। बहुत खूब। अगला प्रश्न है, विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मौसमी घासस्थल पाए जाते हैं। बिल्कुल सही उत्तर बच्चों। तो बच्चों, आपने इस अध्याय में यहाँ तक यह जाना कि धरती पर किस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति का वितरण प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करता है तथा किस किस तरह के वन, घास के मैदान और कंटीली झाड़ियाँ आदि प्राकृतिक वनस्पति में धरती पर पाई जाती हैं। बच्चों, आपने यहाँ पर वन्य जीवों के बारे में भी जाना। आपने देखा कि किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर वहाँ के वन्य जीवन पर कितना असर पड़ता है। आपने बच्चों यह भी जाना कि वन हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि अब आप अपने घरों के आसपास और अपने विद्यालय में अपने उगी हुई प्राकृतिक वनस्पति या कृत्रिम वनस्पति का पूरा ध्यान रखेंगे और आप धरती को हरा भरा रखने में अपना पूरा सहयोग देंगे ताकि हमारा वातावरण शुद्ध रह सके और हम शुद्ध हवा में सांस ले सकें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।